हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बाय स्टडी पर। दोस्तों, हम बात कर रहे थे राजस्थान के इतिहास की, जिसमें हमारे दो टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, राजस्थान का एकीकरण और राजस्थान में 1857 की क्रांति। तो आज जो हमारा टॉपिक होगा दोस्तों इतिहास के अंदर, वो होगा चौहान वंश का। तो बात करेंगे दोस्तों हम चौहान वंश। चौहान वंश का टॉपिक होगा हमारा, चौहान वंश के बारे में बातें करेंगे दोस्तों। तो जो चौहान वंश है, इसमें हम सांबर के चौहानों की बात करेंगे। पहला होगा सांबर के चौहान। सांबर के चौहान दोस्तों, सांबर के चौहानों की बात करते हैं हम, तो सबसे पहले देखते हैं कि इनकी उत्पत्ति है जो, तो उत्पत्ति की यदि मैं बातें करूं दोस्तों, तो उत्पत्ति को लेकर अभी तक कोई भी सर्वमान्य मत स्थापित नहीं कर पाए हैं कोई भी। सबका अपना अलग अलग मत है दोस्तों, वो क्या है और किस प्रकार से हम बात कर लेते हैं। एक आता है, एक व्यक्ति आता है दोस्तों चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई। एक आता है मोहनौत नैणसी। मोहनौत नैणसी। और एक हमारे आते हैं सूर्यमल मिश्रण। ये तीन व्यक्ति आते हैं दोस्तों। तो ये तीन व्यक्ति है, इन्होंने क्या बात कही थी? तो इन्होंने कही थी, इन्होंने कहा था कि जो चौहान है, चौहानों की जो उत्पत्ति है, वो उत्पत्ति हुई है जो वशिष्ठ ऋषि थे, ये आबू पर इन्होंने अग्नि कुंड किया था, उनसे इनकी उत्पत्ति हुई है। तो इन्होंने क्या बात कही थी? वशिष्ठ ऋषि के अग्नि कुंड से, वशिष्ठ ऋषि के अग्नि कुंड से चौहानों की उत्पत्ति हुई है। हम बात कर रहे हैं चौहानों की उत्पत्ति के बारे में। तो सबसे पहला जो हम पढ़ रहे हैं, सांबर के चौहान पढ़ रहे हैं दोस्तों, और जो सबसे पहला होता है वो सांबर के चौहानों से ही चौहान वंश का प्रारंभ होता है। इसमें बात करते हैं उत्पत्ति, तो चंद्रबरदाई, मोहनौत नैणसी और सूर्यमल मिश्रण ने इन्होंने बताया कि चौहान वंश की उत्पत्ति वशिष्ठ ऋषि से, जब ये माउंट आबू पर, आबू के ऊपर जो अपना एक अग्नि कुंड कर रहे थे, तो इनसे इनकी उत्पत्ति हुई है। इस अग्नि कुंड से इन्होंने बताया कि जो चार जो वंश है, चार वंशों की उत्पत्ति हुई है। कौन कौन से बात करते हैं पहले की? तो पहला था प्रतिहार, दूसरा है परमार, नंबर 3 की बात करें दोस्तों तो चालुक्य, और यदि मैं 4 की बात करूं तो चौथा है चौहान वंश। तो वशिष्ठ ऋषि के अग्निकुंड से 4 संतानों की उत्पत्ति होती है, प्रतिहार, परमार, चालुक्य और हमारा, जिसकी हम बातें कर रहे हैं चौहान वंश की। तो ये इन्होंने बताया है, एग्जाम्स के अंदर भी आया हुआ है कि किस कवि या फिर किस इतिहासकार के अनुसार चौहान वंश की उत्पत्ति वशिष्ठ ऋषि के अग्निकुंड से हुई है। तो सूर्यमल मिश्रण, मोहनौत नैणसी और चंद्रबरदाई। बात कर लें कि चंद्रबरदाई, ये चंद्रबरदाई कौन था दोस्तों? ये पृथ्वीराज चौहान के शासक काल के अंदर ये उन्होंने इनका इतिहास लिखा था। इन्होंने एक बुक लिखी थी चंद्रबरदाई ने। क्या लिखी थी? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो किसने लिखी थी? चंद्रबरदाई ने। बात कर लूं मैं मोहनौत नैणसी की, तो दोस्तों इसे राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। राजस्थान का अबुल फजल। राजस्थान का अबुल फजल किसने कहा था? तो मुंशी प्रसाद ने इसे राजस्थान का अबुल फजल कहा था। और क्यों कहा था? क्योंकि जो अकबर के शासनकाल के अंदर, अकबर के शासनकाल के अंदर दोस्तों अबुल फजल ने अकबर की जीवनी के बारे में एक अकबर नामक ग्रंथ लिखा था। उसी प्रकार से हमारे मोहनौत नैणसी ने, जो मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह थे,
उनके समय में भी इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था मारवाड़ी ख्यात नैन सिरी ख्यात। तो और ये जो इनकी शैली थी, जिस प्रकार से भाव थे, उसी भाव में इन्होंने भी लिखा था, इसलिए इसे राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। बात कर लो यदि सूर्यमल मिश्रण की, तो इन्होंने लिखा था वंश भास्कर, वंश भास्कर। तो ये तो मैं बात कर लिया दोस्तों, जो पहला बिंदु आता है कि उत्पत्ति का स्रोत है, जिसका पहला बिंदु, ये हमारा पहला बिंदु आ गया। बात करते हैं हम दोस्तों इसके दूसरे बिंदु की। दूसरे बिंदु को देखते हैं, एक आता है पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय आता है दोस्तों। जो दूसरा आता है वो आता है हम्मीर महाकाव्य। दोस्तों एक तो आता है पृथ्वीराज विजय हम्मीर महाकाव्य और हम्मीर रासो। पृथ्वीराज विजय, हम्मीर महाकाव्य, हम्मीर रासो और डॉक्टर गौरी शंकर। डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा। दोस्तों हम्मीर महाकाव्य, हम्मीर रासो और पृथ्वीराज विजय है। इसके अलावा है जो हमारे डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा, इन्होंने चौहानों को सूर्यवंशी बताया था। चौहानों को क्या बताया था दोस्तों? सूर्यवंशी। हम्मीर महाकाव्य, हम्मीर रासो और पृथ्वीराज विजय, डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा, इन्होंने चौहानों को सूर्यवंशी बताया दोस्तों। अब बात करते हैं कि सूर्यवंशी बताया है जो पृथ्वीराज जो विजय है, ये पृथ्वीराज के ऊपर लिखी थी किसने? जयानक ने। ठीक है, जो हम इनकी बातें करेंगे अलग से, वो भी अलग टॉपिक आएगा, उसके अंदर भी हम इनकी बातें करेंगे दोस्तों। तो इस प्रकार से इन्होंने क्या बताया था चौहानों को? सूर्यवंशी। एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है कि किस इतिहासकार ने या किस कवि ने चौहानों को सूर्यवंशी बताया है, तो इनमें से किसी एक का नाम आ जाता है। और ज्यादातर एक क्वेश्चन आया हुआ भी है सेकंड ग्रेड के अंदर कि हीरा शंकर, दोस्तों गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार चौहानों को क्या बताया गया है? सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, विदेशी वंशज। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्या बताया गया है? सूर्यवंशी बताया गया है। अब आगे बात कर लेते हैं इसके तीसरे पॉइंट की। जो तीसरा जो बिंदु है उसकी भी हम बातें कर लेते हैं दोस्तों। तो बात आते हैं कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड। दोस्तों राजस्थान के इतिहास की बात हो, कर्नल जेम्स टॉड का नाम ना हो, ऐसा संभव ही नहीं है। क्योंकि राजस्थान का जो इतिहास करता है, या फिर मैं बात करूं यूं कि राजस्थान के इतिहास का जनक है, कर्नल जेम्स टॉड को कहा जाता है। तो इनका नाम ना हो तो ऐसा संभव ही नहीं है राजस्थान के इतिहास में। बात कर लेते हैं, एक और व्यक्ति आते हैं स्मिथ, एक व्यक्ति आते हैं कुक। दोस्तों तीन व्यक्ति थे, ये कौन थे? देसी है या विदेशी? तो दोस्तों नाम से ही पता चलता है ये विदेशी थे। तो इन्होंने चौहानों के रीति रिवाज रस्मों के आधार पर इन्हें विदेशी वंशज बताया। विदेशी वंशज किसने बताया? कर्नल जेम्स टॉड, स्मिथ और कुक, तीनों विदेशी हैं। तो इन्होंने जो चौहान वंश है इसको भी विदेशी वंश के बारे में बताया। तो ये तीसरा जो पॉइंट आ जाता है ये भी आ जाता है। हम बात कर लेते हैं चौथे बिंदु की। चौथा बिंदु,
दोस्तों चौथा बिंदु है बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख इस बिजोलिया के शिलालेख के अंदर चौहानों को वत्स ऋषि के वंशज बताया गया है। वत्स ऋषि के वंशज। इसी बिजोलिया शिलालेख के आधार पर दशरथ शर्मा ने, डॉक्टर दशरथ शर्मा चौहानों को क्या बताया है दोस्तों? ब्राह्मण बताया है, ब्राह्मण। क्योंकि वत्स ऋषि थे जो एक ब्राह्मण ही थे, इसलिए दशरथ शर्मा ने भी अलग से अपना एक बिंदु जोड़ दिया कि बिजोलिया शिलालेख के आधार पर चौहान क्या थे? चौहान ब्राह्मण थे। और बिजोलिया शिलालेख के आधार पर ये क्या थे? वत्स ऋषि के वंशज। ठीक है दोस्तों, ये लगभग ये पॉइंट हो गए इनकी उत्पत्ति से संबंधित, और अभी तक कोई भी सर्वमान्य मत स्थापित नहीं हो पाया है। हम बात कर लेते हैं इसी की, एक बार देख लेते हैं दोस्तों। देखते हैं कि जो सांबर का जो चौहान है, इसकी उत्पत्ति के बारे में बात करते हैं तो एक व्यक्ति आते हैं चंद्रबरदाई, मोहनोद नैन सिंह और सूर्यमल मिश्रण। इन्होंने बताया था कि वशिष्ठ ऋषि का जो आश्रम है वहां उन्होंने आबू के ऊपर एक अग्निकुंड कराया था, जिससे 4 संतानों की उत्पत्ति है। वो 4 संतान कौन कौन सी हैं? प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। हम बात कर रहे हैं दोस्तों चौहान वंश के बारे में। तो 4 रहते हैं, जिसमें जो बात कर ली यदि मैं किसकी, चंद्रबरदाई की, तो इन्होंने ग्रंथ लिखा था पृथ्वीराज रासो। मोहम्मद नैन सिंह को राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है दोस्तों। और किसने कहा था? तो मुंशी प्रसाद ने कहा था इसे अबुल फजल। और जो सूर्यमल मिश्रण है, इन्होंने वंश भास्कर की रचना की थी। बात करते हैं जो दूसरा बिंदु आता है उत्पत्ति को लेकर, तो आता है पृथ्वीराज विजय, हमीर महाकाव्य और हमीर रासो, और इसके अलावा डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा। इनके अनुसार जो चौहान वंश है वो सूर्यवंशी था। किसके अनुसार दोस्तों? पृथ्वीराज विजय, हमीर महाकाव्य, हमीर रासो और डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार। दोस्तों एग्जाम्स के अंदर सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। क्या आता है कि वशिष्ठ ऋषि के अग्निकुंड से उत्पत्ति किसकी मानी जाती है? इन चारों में से किसी एक का नाम नहीं दिया, एक का नाम दिया जाता है, 3 का नहीं दिया जाता। फिर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि चौहानों की उत्पत्ति वशिष्ठ ऋषि के अग्निकुंड से किसने बताई है? तो ऊपर जो 3 है इनमें से किसी एक का नाम दिया जाता है। चंद्रबरदाई, मोहम्मद नैन सिंह और सूर्यमल मिश्रण एक का नाम दे देते हैं। क्वेश्चन ये भी आया है दोस्तों, किसके अनुसार चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है? तो किसके अनुसार? पृथ्वीराज विजय, हमीर महाकाव्य, हमीर रासो और डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा। ठीक है दोस्तों, आगे यदि मैं बात करूं, तीसरा जो बिंदु आता है, तीसरा आता है कर्नल जेम्स टोड, स्मिथ और कुक। इन्होंने क्या बताया था चौहानों को कि ये विदेशी वंशज है। किसने? कर्नल जेम्स टोड ने, जो राजस्थान का इतिहास करता है, राजस्थान के इतिहास के जनक हैं। विदेशी वंशज। क्वेश्चन ये भी पूछा गया है दोस्तों ये कि विदेशी वंशज किसने बताया है? तो कर्नल जेम्स टोड, स्मिथ और कुक ने। यदि मैं बात करूं बिजोलिया शिलालेख की, तो बिजोलिया शिलालेख के आधार पर इनको वत्स ऋषि के वंशज बताया गया है, जिसमें दशरथ शर्मा ने कहा है कि ये चौहान है जो ब्राह्मण वंश के थे। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन ये आ जाता है कि चौहानों को डॉक्टर दशरथ शर्मा ने ब्राह्मण किस शिलालेख के आधार पर बताया है? तो बिजोलिया शिलालेख के आधार पर। एक क्वेश्चन इस प्रकार से भी आता है दोस्तों कि वत्स ऋषि के, चौहानों को वत्स ऋषि के वंशज किस अभिलेख, किस शिलालेख के आधार पर बताया गया है? तो बिजोलिया के शिलालेख के आधार पर बताया गया है। तो ये तो हम उत्पत्ति के संबंधित जो बातें थी ये कर लेते हैं। अब हम आगे बात करते हैं दोस्तों इसी के अंदर। तो ये तो मैं समझता हूं दोस्तों आपको अच्छे से समझ आ गया है। यदि इससे संबंधित कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दीजिए, हम इसका आंसर आपको देंगे। कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो जल्दी से बताइए, और दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक भी करते रहिए। आगे बात कर लेते हैं हम इसी पे दोस्तों। बात कर रहे थे दोस्तों हम सांबर के, अब चौहानों की। तो दोस्तों ये है हमारी सांबर झील। सांबर झील, 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 सांबर
ये सांबर झील है जिसका प्राचीन नाम क्या था दोस्तों? शपादलक्ष। इस सांबर झील का प्राचीन नाम है शपादलक्ष झील। और जो इसके चारों तरफ जो निवास करते थे वो थे सांबर के आसपास का क्षेत्र जहां चौहान निवास करते थे दोस्तों। तो चौहानों का जो निवास स्थान है वो क्या था? सांबर झील के आसपास के क्षेत्र में निवास करते थे चौहान वंश। चौहानों का निवास स्थान आसपास का क्षेत्र, आसपास का क्षेत्र, ये चौहानों का निवास स्थान था दोस्तों। कौन सा? सांबर के आसपास के क्षेत्र को। और इसकी जो राजधानी बनाई गई थी सांबर की वो थी अहिछत्रपुर। अहिछत्रपुर, जिसका वर्तमान नाम क्या है दोस्तों? नागौर। ये क्या बनाई गई थी? राजधानी। तो इससे हमें पता लगता है कि जो चौहानों का क्षेत्र है, जो सांभर के चारों तरफ आसपास का क्षेत्र है, वो नागौर तक इसका फैला हुआ था। नागौर तक इसका क्षेत्र फैला हुआ था दोस्तों। तो ये बात आ जाती है। बात करते हैं इसी के अंदर दोस्तों, इसी के अंदर यदि मैं बात कर लूं तो पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज विजय महाकाव्य, एक आता है लाडनू का अभिलेख। लाडनू का पृथ्वीराज विजय महाकाव्य और लाडनू के अभिलेख के अंदर दोस्तों इस पृथ्वीराज विजय और जो लाडनू का अभिलेख आता है दोस्तों, इसके अंदर इनका निवास स्थान है जो जांगल प्रदेश, मैं बात कहूं जांगल देश, अहिछत्रपुर और सांबर का सांभर बताया गया है। तो हमें पता चलता है कि जो चौहान जो वंश है दोस्तों, उसका जो निवास स्थान है जांगल प्रदेश किसे कहा जाता था दोस्तों? तो जांगल प्रदेश कहा जाता था बीकानेर को। तो चौहानों का जो निवास स्थान है दोस्तों, जांगल प्रदेश, अहिछत्रपुर, नागौर और सांबर झील के आसपास का क्षेत्र बताया गया है। किसके अंदर? पृथ्वीराज विजय महाकाव्य और जो लाडनू का जो अभिलेख है, इसके अंदर चौहानों का ये निवास स्थान बताया गया है। अब ये जो आसपास का क्षेत्र हुआ है सांबर झील है, बताया जाता है कि जो सांबर झील का जो निर्माण है ये भी चौहान वंश के द्वारा ही किया जाता है दोस्तों। अब आगे हम इसके अंदर बात करते हैं दोस्तों। तो इसी के अंदर यदि हम आगे बढ़ते हैं तो एक आता है दोस्तों सीकर का। जो सीकर है, सीकर के अंदर दोस्तों जीण माता का जीण माता का मंदिर है। यहीं पे हर्षनाथ की पहाड़ियां हैं। इसी हर्षनाथ की पहाड़ियों पर जीण माता और हर्ष जी का मंदिर बना हुआ है। तो इसी हर्षनाथ की पहाड़ियों पर दोस्तों एक हर्षनाथ जो अभिलेख है, हर्षनाथ अभिलेख, इस अभिलेख में बताया गया है कि चौहानों की जो राजधानी है वो क्या है? अनंत गोचर प्रदेश, अनंत गोचर प्रदेश। दोस्तों सीकर के जो हर्षनाथ की पहाड़ियों के अंदर एक हर्षनाथ का जो अभिलेख है, इसके अंदर चौहानों की राजधानी, इस अभिलेख के अंदर चौहानों की जो राजधानी है वो अनंत गोचर प्रदेश को बताया गया है।
और इनके जो देवता हैं, चौहानों के देवता, वो कुलदेव हर्षनाथ जी को इनका देवता बताया गया है। अब ये जो अनंत गोचर प्रदेश है दोस्तों, ये सीकर के निकटवर्ती क्षेत्र है। सीकर के निकटवर्ती का क्षेत्र यानी सीकर के आसपास का क्षेत्र, आसपास का क्षेत्र क्या है दोस्तों? सीकर के आसपास का क्षेत्र। तो दोस्तों सीकर के जो आसपास का क्षेत्र है वो अनंत गोचर प्रदेश है, जो किसके आधार पे बताया गया था दोस्तों? हर्षनाथ की पहाड़ियों के अंदर जो हर्षनाथ जो अभिलेख है, इसके आधार पर सीकर की राजधानी है, जो चौहानों की जो राजधानी है, वो अनंत गोचर प्रदेश को बताया गया था। जो अनंत गोचर जो प्रदेश है वो सीकर के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता है। और जो देवता हैं चौहानों के, वो हर्षनाथ जी को बताया गया था। जो हर्ष है, जो माँ जीर्ण भवानी के जो भाई हैं दोस्तों, उनको इसका देवता बताया गया था, उनके भाई को चौहानों का देवता बताया गया था। तो दोस्तों ये बातें भी आ जाती है। अब आगे यदि मैं बात करूं तो हम्मीर महाकाव्य, हम्मीर महाकाव्य और जो सृजन चरित्र है, दोस्तों हम्मीर महाकाव्य और सृजन चरित्र के अंदर चौहानों की जन्मभूमि, चौहानों की जन्मभूमि पुष्कर के आसपास बताई गई है। पुष्कर के आसपास। तो इस प्रकार से दोस्तों जो हम्मीर महाकाव्य और जो सृजन चरित्र है, इसमें चौहानों की जो उत्पत्ति है या जन्मभूमि है वो पुष्कर के आसपास के क्षेत्र को बताई गई है दोस्तों। तो दोस्तों हमने एक चीज देखी है इसी के अंदर कि जो चौहानों का जो निवास स्थान है, जो चौहानों का निवास स्थान है दोस्तों, वो पुष्कर से लेकर सीकर के आसपास तक फैला हुआ है। पुष्कर से लेकर सीकर तक फैला हुआ है चौहानों का निवास स्थान। तो ये तो चौहानों के निवास स्थान को लेकर बात आ गई दोस्तों। अब बात करते हैं चौहानों का जो स्थापना है कब हुई थी, यह वंश कब प्रारंभ किया गया था। तो दोस्तों एक व्यक्ति आता है जिसका नाम होता है वासुदेव, वासुदेव चौहान। ये वासुदेव चौहान दोस्तों 51 रुपए का प्रसाद ना बांटकर 551 का प्रसाद बांटते हैं दोस्तों। क्यों? क्योंकि 551 का बढ़िया होता है दोस्तों, ज्यादा का प्रसाद है, भगवान खुश हो जाए। तो ये में याद रखना है कि वासुदेव चौहान का समय क्या था? 551। तो 551 के अंदर वासुदेव चौहान दोस्तों सांभर के आसपास, सांभर के आसपास सांभर के आसपास चौहान वंश है जो इसकी स्थापना करते हैं। और बात कर लूं दोस्तों इसी के अंदर सांभर के आसपास के क्षेत्र राजधानी बना देते हैं अहिछत्रपुर नागौर। अहिछत्रपुर नागौर। और दोस्तों जो सांभर झील है, सांभर झील के निर्माता भी वासुदेव चौहान को बताया जाता है। बिजोलिया, इस बिजोलिया शिलालेख के आधार पर दोस्तों, इस बिजोलिया के शिलालेख के आधार पर सांभर झील का प्रवर्तक, सांभर झील का प्रवर्तक या निर्माता किसे बताया जाता है? चौहान वंश के राजा वासुदेव चौहान को सांभर झील का निर्माता बताया जाता है। किसके आधार पर? बिजोलिया शिलालेख के आधार पर। और इसी सांभर झील के किनारे इन्होंने शाकंभरी माता का मंदिर भी बनवाया।
शाकंभरी माता का मंदिर। दोस्तों कहा जाता है कि चौहान वंश की जो स्थापना है वो किसने की थी? वासुदेव चौहान ने। वासुदेव चौहान ने चौहान वंश की स्थापना है, चौहान वंश की नींव रखी थी। कब रखी थी? 551 ईस्वी के अंदर रखी थी। और जो सांबर झील का जो निर्माता है वो बिजोलिया शिलालेख के आधार पर वासुदेव चौहान को बताया जाता है। और इसी के किनारे उन्होंने शाकंभरी माता का मंदिर का निर्माण भी करवाया था। दोस्तों यदि बात करूं कि तो ये सांबर झील के आसपास का क्षेत्र था, जो राजधानी थी इन्होंने अक्षत्रपुर नागौर स्थापित की थी। दोस्तों तो इस प्रकार से जो सांबर झील का जो निर्माता था वासुदेव चौहान था। दोस्तों पृथ्वीराज विजय जिसके किसने किया था दोस्तों? इस ग्रंथ की रचना तो जैनक ने की थी। और हमीर रासो, पृथ्वीराज विजय और हमीर रासो के अनुसार चौहानों का जो संस्थापक है, चौहानों का संस्थापक, यह मैं बोल दूं कि चौहानों का जो आदि पुरुष है, संस्थापक को ही आदि पुरुष बोला जाता है। दोस्तों चौहानों का आदि पुरुष चहमान नामक व्यक्ति को माना गया है, चहमान। अब दोस्तों क्योंकि जो इस समय इसको चौहानों को कुछ लोग चहमान भी बोला जाता था, इस वजह से इन्होंने लिख दिया हमीर महाकाव्य हमीर रासो और पृथ्वीराज विजय में कि चौहानों का जो निर्माता है, जो आदि पुरुष है, वो कौन था? चहमान। चहमान का अर्थ होता है दोस्तों चौहान। तो चौहान कौन था दोस्तों उस समय? वासुदेव चौहान है, जिसके बारे में किससे पता चलता है? बिजोलिया शिलालेख से इसके बारे में पता चलता है दोस्तों, वासुदेव चौहान के बारे में। इस प्रकार से वासुदेव चौहान ने चौहान वंश की नींव रखी थी 551 ईस्वी के अंदर। सांबर झील के आसपास का क्षेत्र था और जो राजधानी बनाई थी दोस्तों अक्षत्रपुर नागौर को बनाया था। बिजोलिया शिलालेख के आधार पर सांबर झील का जो निर्माता है वो भी वासुदेव चौहान को कहा जाता है। जो पृथ्वीराज विजय और हमीर रासो, इसके अनुसार चौहानों का आदि पुरुष चहमान नामक व्यक्ति को बताया गया है। आदि पुरुष का मतलब है दोस्तों संस्थापक से ही आदि पुरुष का मतलब। और सांबर झील के किनारे इस वासुदेव चौहान के द्वारा शाकंभरी माता का मंदिर भी बनवाया गया है। दोस्तों यदि इससे संबंधित दोस्तों यदि आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर हमें कमेंट कर दीजिए, हम आपका उसका जवाब देंगे। और यदि यह वीडियो आपको समझ में नहीं आ रहा तो उसके बारे में भी दोस्तों आप हमें कमेंट के अंदर बताइए। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में जल्दी से बता दीजिए। आगे बात करते हैं दोस्तों, इसी में आगे बढ़ते हैं हम। दोस्तों एक राजा आता है इस चौहान वंश के अंदर, अजयपाल। इस अजयपाल ने 7वीं सदी के अंदर सांबर कस्बे को बसाया था दोस्तों। सांबर कस्बा बसाया था। किसने बसाया था सांबर के कस्बे को? अजयपाल ने 7वीं सदी में। अजयपाल कौन था? चौहान वंश का ही एक राजा था जिसने 7वीं सदी के अंदर सांबर को बसाया था दोस्तों। अब बात करते हैं आगे। यदि मैं बात करूं तो दोस्तों इसी चौहान वंश के अंदर जो एक राजा आता है दुर्लभ राज, इसी दुर्लभ राज के पुत्र का नाम था गुहक प्रथम। दुर्लभ राज के पुत्र का नाम था दोस्तों गुहक प्रथम। बताया जाता है कि जो गुहक प्रथम है ये बहुत ही शक्तिशाली और प्रतापी शासक हुआ करता था दोस्तों। इस गुहक प्रथम ने अपने आराध्य देव, इनका आराध्य देव कौन था दोस्तों? तो मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि हर्षनाथ।
अपने आराध्य देव हर्षनाथ की पहाड़ी पर हर्षनाथ का मंदिर बनवाया। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है दोस्तों कि किस चौहान शासक ने अपने आराध्य देव हर्षनाथ जी का मंदिर बनवाया? तो किसने बनवाया था? गुहक प्रथम ने। गुहक प्रथम ने अपने आराध्य देव, गुहक प्रथम कौन थे? तो ये दुर्लभ राज के पुत्र थे गुहक प्रथम। इन्होंने अपने आराध्य देव हर्षनाथ की पहाड़ी पर अपने आराध्य देव हर्षनाथ जी का मंदिर बनवाया था। तो इनके बारे में ये बात आती है। बात करते हैं दोस्तों, आगे भी बढ़ते हैं। इसी चौहान वंश के अंदर एक राजा और आता है, जिसका नाम क्या आता है दोस्तों? वाकपतिराज प्रथम। दोस्तों इस वाकपतिराज प्रथम ने प्रतिहारों को हराया था दोस्तों। किसको हराया था? प्रतिहारों को। ये प्रतिहार कौन कौन से थे? तो एक का नाम था दोस्तों क्षमापाल और दूसरे का नाम आता है तंत्रपाल। वाकपतिराज प्रथम कौन थे? तो चौहान वंश के ही वंशज थे, जिन्होंने प्रतिहार शासक क्षमापाल और तंत्रपाल को पराजित किया था। ठीक है दोस्तों, यदि मैं आगे बात करूं तो इसी वाकपतिराज को हर्षनाथ का जो अभिलेख है, हर्षनाथ के अभिलेख के अंदर महाराज की उपाधि दी गई है। दोस्तों इस वाकपतिराज प्रथम को हर्षनाथ के अभिलेख के अंदर महाराज की उपाधि दी गई है और इसने दो प्रतिहार शासक क्षमापाल और तंत्रपाल को पराजित किया था। किसने? वाकपतिराज प्रथम ने, चौहान शासक वाकपतिराज प्रथम। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है दोस्तों हम सभी जानते हैं कि जो RSSB या फिर मैं कहूं कि RSM SSB है, जो इस प्रकार के लेवल का जो क्वेश्चन का जो लेवल है वो बहुत ही टफ देती है। क्यों? क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है दोस्तों। अब पटवार के अंदर वो बता देती है कि राजस्थान का इतिहास, चौहान वंश। अब चौहान वंश की बात करते हैं दोस्तों तो हमें दो चार नाम ही याद आते हैं, जैसे पृथ्वीराज चौहान, रणथंभौर के हमीर। तो इन दो चार जो नाम है यही हमें याद रहते हैं, लेकिन जब उन्होंने पूरा दे दिया सिलेबस में कि चौहान वंश, तो इसका मतलब है कि पूरा चौहान वंश आता है। तो हमें इस प्रकार इनको भी याद रखना है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि हर्षनाथ के अभिलेख के अंदर किस चौहान वंश को महाराज की उपाधि दी गई थी? तो वाकपतिराज प्रथम को हर्षनाथ के अभिलेख के अंदर महाराज की उपाधि दी गई है दोस्तों। अब आगे बात करते हैं दोस्तों कि इसी चौहानों के अंदर एक और आता है दोस्तों विग्रहराज सेकंड। विग्रहराज दोस्तों, ये विग्रहराज है जो नंबर 2 का है, सेकंड है। और जो विग्रहराज चतुर्थ आता है, जिसे हम बीसल देव भी बोलते हैं, वो अलग है दोस्तों। तो ये जो विग्रहराज सेकंड है दोस्तों, ये कहा जाता है कि जो शुरुआत का जो प्रतापी शुरुआत के जो चौहान वंश के शासक थे, उनमें सबसे प्रतापी शासक कौन थे? विग्रहराज सेकंड। ये विग्रहराज जो सेकंड है, इसे भी महाराज धीराज की उपाधि दी गई है। किसके अंदर दी गई है दोस्तों? तो ये महाराज धीराज की उपाधि दी गई है किसमें? हर्षनाथ के अभिलेख के अंदर। महाराज धीराज हर्षनाथ अभिलेख में, इस हर्षनाथ अभिलेख के अंदर इसे महाराज धीराज की उपाधि दी गई है दोस्तों। बात कर लेते हैं इसी के बारे में। तो इसने प्रतिहारों से स्वतंत्र होकर अपना अलग राज्य स्थापित किया था। अलग राज्य स्थापित किया किसने दोस्तों? तो विग्रहराज सेकंड ने अपना अलग राज्य स्थापित किया था दोस्तों। इसी में यदि बात कर लूं मैं,
तो इसने गुजरात के एक शासक विग्रहराज ने, गुजरात के शासक थे जिसका नाम आता है मूलराज प्रथम, मूलराज प्रथम। इस मूलराज प्रथम को पराजित किया था। किसने किया था दोस्तों पराजित? विग्रहराज द्वितीय ने इसे मूलराज प्रथम को पराजित किया था और अपने राज्य का विस्तार किया था, राज्य का विस्तार किया और भड़ोच के अंदर अपनी कुल देवी आशापुरा माता का, आशापुरा देवी का मंदिर बनवाया। किसने बनवाया? विग्रहराज द्वितीय ने। जो शुरुआत के जो चौहान वंश थे उसमें सबसे प्रतापी शासक था विग्रहराज सेकंड, जिसने अपने राज्य का विस्तार किया, गुजरात के जो राजा थे मूलराज प्रथम उन्हें पराजित किया और कुल देवी आशापुरा देवी का मंदिर बनवाया। तो दोस्तों ये आ जाता है जो शुरुआती जो शासक थे उनके बारे में। इससे संबंधित यदि कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके हमें जल्दी से बताइए, हम उसका आंसर आपको देंगे। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए यार। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको प्रत्येक जो सब्जेक्ट है दोस्तों, प्रत्येक विषय के बारे में आपको अलग अलग अध्यापकों के द्वारा, हमारे द्वारा समझाया जाएगा। तो आगे बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के बारे में। तो दोस्तों जो विग्रहराज द्वितीय है इसका जो समय काल है 1973 ईस्वी के आसपास आता है। और ये किससे पता चलता है? तो ये बिजोलिया शिलालेख से पता चलता है, बिजोलिया शिलालेख, इससे पता चलता है इसका समय काल। किसका? विग्रहराज द्वितीय का। दोस्तों आगे हम बात करते हैं। तो इसी विग्रहराज का जो एक चाचा था दोस्तों जिसका नाम था लक्ष्मण, इस लक्ष्मण ने नाडोल के अंदर जाकर, नाडोल में जाकर नाडोल के चौहानों की नींव रखी थी। तो ये तो हमारा जो शुरुआती शासक है उसके बारे में आ गया है दोस्तों। आगे हम बात करते हैं इसके जो प्रमुख शासक आ जाते हैं उनकी। तो प्रमुख शासक जो आता है हमारा सबसे पहले आता है अजयराज। अजयराज, इस अजयराज का शासनकाल आता है दोस्तों 1105 से लेकर 1130 तक। अजयराज ने दोस्तों अजयमेरु नगर बसाया, जिसे हम वर्तमान के अंदर अजमेर बोलते हैं दोस्तों। तो अजयराज ने अजमेरू नगर बसाया। अजमेरू नगर बसाया इसी अजयराज ने। और इस अजमेरू नगर है, इस पर एक पहाड़ी है बीठली पहाड़ी। बीठली पहाड़ी पर एक दुर्ग का निर्माण करवाया। दुर्ग का नाम क्या है दोस्तों? दुर्ग का नाम है अजयमेरू दुर्ग। अजयमेरू दुर्ग। अब ये जो अजयमेरू दुर्ग है दोस्तों बीठली पहाड़ी पर स्थित होने के कारण, इस बीठली पहाड़ी पर, इस बीठली पहाड़ी पर स्थित होने के कारण इसे गढ़बीठली दुर्ग भी बोलते हैं। गढ़बीठली दुर्ग भी बोलते हैं। इसी अजयमेरू दुर्ग को दोस्तों इसी अजयमेरू दुर्ग को दोस्तों तारागढ़ दुर्ग भी बोलते हैं। दोस्तों तारागढ़ दुर्ग क्यों बोला जाता है इसकी भी मैं आपको बात बता देता हूं कि जो मेवाड़ के जो महाराणा कुंभा थे, कुंभा के एक पुत्र थे दोस्तों जिनका नाम था रायमल। इसी रायमल का पुत्र था एक और दोस्तों जिसका नाम था क्या दोस्तों? पृथ्वी सिंह। दोस्तों इस पृथ्वी सिंह को ही हम उड़ना राजकुमार बोलते हैं।
क्या? उड़ना राजकुमार। जो ये उड़ना राजकुमार है वो अपनी पत्नी तारा के साथ, दोस्तों पृथ्वी सिंह अपनी पत्नी तारा के साथ अजमेर में जब घूमने आते हैं, तो जब अजमेर के अंदर इस अजमेरू दुर्ग की जब ये दुर्दशा देखते हैं, तो पत्नी तारा के कहने पर इन्होंने इस अजमेरू दुर्ग की मरम्मत करवाई, मरम्मत कार्य किया और इसे दोबारा से अच्छे से व्यवस्थित किया और इसका नाम बदलकर तारागढ़ दुर्ग रख दिया जाता है। राजस्थान के अंदर दोस्तों जो तारागढ़ दुर्ग है, दो हैं, एक अजमेर के अंदर अजमेरू दुर्ग को कहा जाता है और जो दूसरा है वो हमारे बूंदी के अंदर स्थित है। दोस्तों इस अजमेरू दुर्ग या तारागढ़ दुर्ग की अनेक कहानियां हैं जो हम जब दुर्गों की बात करेंगे तो उस समय भी पढ़ेंगे। जैसे रानी जो उमादे थी, जिसे हम रूठी रानी के नाम से जानते हैं, वो भी रूठ के कहाँ आ गई थी? इसी तारागढ़ के अंदर आ गई थी। जो जैसलमेर के जो मारवाड़ के शासक मालदेव की पत्नी थी और जैसलमेर के शासक लूणकर्ण की पुत्री थी रानी उमादे, रूठी रानी जिसे हम बोलते हैं। तो ये जो बातें हैं वो हम दुर्गों के अंदर पढ़ेंगे। हम बात कर रहे हैं दोस्तों अजयराज की, जिसने अजयमेरू नगर बसाया, बीटली पहाड़ी पर एक दुर्ग बनवाया जिसका नाम था अजयमेरू दुर्ग, जिसे बीटली पहाड़ी पर स्थित होने के कारण इसे हम गढ़बीठली दुर्ग भी कहते हैं और इसी अजयमेरू दुर्ग को तारागढ़ दुर्ग भी कहा जाता है दोस्तों। तो अजयराज की जब बातें चल रही हैं दोस्तों, इसी अजयराज के बारे में हम आगे और बातें करेंगे। इस अजयराज ने दोस्तों परमार शासक नरवर्मन को परास्त किया था, नरवर्मन को परास्त किया। दोस्तों जो अजयराज है, इसकी पत्नी का नाम था दोस्तों सोमल देवी, या कभी कभी एग्जाम्स के अंदर भी बोल दिया जाता है इसे सोमलेखा। तो अजयराज ने अपनी पत्नी सोमल देवी सोमलेखा के सिक्कों के ऊपर चित्रण करवाया, सिक्कों पर नाम अंकित करवाया। किसका? पत्नी सोमलेखा का। दोस्तों सेकंड ग्रेड के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है ये, क्या कि किस शासक ने अपनी पत्नी सोमलेखा का, किस चौहान शासक ने अपनी पत्नी सोमलेखा का सिक्कों पर नाम अंकित करवाया? तो किसने करवाया था? अजयराज ने करवाया था। अब जो ये सिक्के थे दोस्तों, अजयराज के जो सिक्के थे, अजयराज के सिक्के दोस्तों ये चांदी व तांबे के बने हुए थे, चांदी और तांबे के सिक्के बने गए थे दोस्तों। अजयराज द्वारा जो निर्मित सिक्के थे, चांदी और तांबे द्वारा निर्मित सिक्के थे, जिसका नाम था दोस्तों अजय प्रिय दंभ, अजय प्रिय दंभ। अजयराज के द्वारा चलाए गए चांदी और तांबे के सिक्कों का नाम अजय प्रिय दंभ था, जिस पर पत्नी सोमल देवी या सोमलेखा का नाम सिक्कों पर अंकित करवाया दोस्तों। बात कर लेते हैं इसी अजयराज की। तो इस अजयराज ने दोस्तों श्वेतांबर व पीतांबर श्वेतांबर व दिगंबर की अध्यक्षता की थी। अजयराज ने दोस्तों श्वेतांबर और दिगंबरों की जो शास्त्रार्थ है इसकी अध्यक्षता की थी। बात कर ले दोस्तों अजयराज ने, तो अजयराज ने दोस्तों एक स्वर्ण कलश भेंट किया था। ठीक है दोस्तों, इसी अजयराज ने एक स्वर्ण कलश भेंट किया था। पार्श्वनाथ मंदिर के अंदर स्वर्ण कलश भेंट किया था। स्वर्ण कलश भेंट किया था। तो दोस्तों जो अजयराज है इसने अनेक कार्य किए, इसने श्वेतांबर और दिगंबरों की शास्त्रार्थ की अध्यक्षता की और पार्श्वनाथ मंदिर के लिए उन्होंने स्वर्ण कलश भेंट किया। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा दोस्तों,
डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, इन्होंने अजयराज के जो शासनकाल है, अजयराज के शासनकाल को चौहानों का साम्राज्य निर्माण काल कहा है, साम्राज्य निर्माण काल कहा है। इन्होंने बताया है इस डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने कि जो अजयराज है इसके काल के अंदर चौहानों का जो साम्राज्य है उसका निर्माण कार्य हो रहा था, निर्माण कार्य स्थापित किया जा रहा था। तो ये किसने कहा था? हमारे डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने दोस्तों। तो दोस्तों जो अजयराज है इसके बारे में लगभग हमने सब कुछ पढ़ लिया है। और जो आगे जो बात करेंगे दोस्तों हम, तो 1130 के अंदर जो अजयराज है वो अपने पुत्र अनुराज को, जो गद्दी है चौहान वंश का जो उत्तराधिकार है, वो अजयराज को, पुत्र अनुराज को संभाल कर स्वयं पुष्कर चले जाते हैं। तो दोस्तों जो अजयराज से संबंधित जो हमारा वीडियो है लगभग पूरा हो गया है। एक बार देख लेते हैं दोबारा से हम अजयराज के बारे में। दोस्तों अजयराज का जो समय काल है 1105 से 1130 ईस्वी है। इसने अजयमेरु नगर को बसाया, बीटली पारी पर एक दुर्ग का निर्माण करवाया जिसका नाम था अजयमेरु दुर्ग, जिसे गढ़ बीटली दुर्ग भी कहा जाता है। इसी अजयमेरु दुर्ग को दोस्तों तारागढ़ दुर्ग भी कहा जाता है। जो तारागढ़ दुर्ग क्यों कहा जाता है? क्योंकि पृथ्वी सिंह जो उड़ना राजकुमार थे, पत्नी तारा के कहने पर इसका मरम्मत कार्य करवाया था और नाम तारागढ़ रख दिया जाता है। दोस्तों इसी ने, जो अजयराज है उज्जैन के जो शासक थे, उज्जैन शासक जो परमार उज्जैन के शासक थे, नरवर्मन को परास्त किया था और अपनी पत्नी जो सोमलेखा है, सोमल देवी है, इस पर इसका अपने सिक्कों चांदी और जो तांबे के सिक्के थे उन पर पत्नी सोमलेखा का नाम अंकित करवाया था दोस्तों। और जो चांदी और तांबे के सिक्के थे इनका नाम रखा गया था दोस्तों अजय प्रिय दम्भ। बात करूं तो दोस्तों अजयराज ने श्वेतांबर और दिगंबरों के शास्त्रार्थ की अध्यक्षता की थी और इसने पार्श्वनाथ मंदिर के अंदर स्वर्ण कलश भेंट किया था दोस्तों। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने अजयराज के शासनकाल को चौहानों का साम्राज्य निर्माण काल कहा है दोस्तों। तो दोस्तों आज का वीडियो सिर्फ इतना ही होगा। कल हम बात करेंगे चौहान शासक अर्णोराज के बारे में। अनुराग के बारे में दोस्तों कल बात करेंगे। आज का वीडियो सिर्फ इतना ही। यदि इससे संबंधित आपको कुछ पूछना है जो समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दीजिए। और यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे चैनल पर दोस्तों नए हो तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।